अच्छा, चूंकि अब हर लेक्चर एक नया यूनिट शुरू होगा तो दोबारा से अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, ये ना मैंने आपकी बुक में एक चैप्टर बनाया हुआ है, चैप्टर 4। आपकी बुक में चैप्टर 4 बनाया हुआ है मैंने। इसमें मैंने ये किया है कि वो आईएएस जो CFAP 1 में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सवाल में एक छोटी सी एडजस्टमेंट के तौर पे हो सकते हैं टेस्ट। जैसे जब हम लोग IAS 12 पढ़ रहे होंगे तो IAS 12 पढ़ते हुए आपको वहाँ पर कोई एडजस्टमेंट शायद डेवलपमेंट कॉस्ट की नाम की आ जाए, शायद कहीं पर रिसर्च कॉस्ट आ जाए, तो उस IAS 38 को तो हम दोबारा नहीं पढ़ रहे। इसी तरह से हो सकता है कि कंसोलिडेशन में आपको प्रोविजन की कोई एडजस्टमेंट टेस्ट हो जाए, या इसी तरह से IAS 12 पढ़ते हुए प्रोविजन टेस्ट हो जाए 37, तो वो भी कैफ के सिलेबस में है, CFAP पे नहीं है, वो भी नहीं ऑफिशियली पढ़ा होगा। इसी तरह से IAS 20 है गवर्नमेंट ग्रांट। तो CFAP 1 में अब ट्रेंड ज़्यादा चल गया है। एक सवाल आता है मल्टीपल स्टैंडर्ड्स का, एक बड़ा सा सवाल होता है और उसमें कोई 5-4 पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट एक IAS के ऊपर बना होता है। 3-3, 4-4 नंबर के पॉइंट्स होते हैं, उनमें ये पुराने IAS भी टेस्ट हो सकते हैं। तो वो पुराने कैफ वाले IAS जो मैं आपको ऑफिशियली तो नहीं पढ़ा सकता, टाइम नहीं है। आपके पास अगर पुराने कैफ के नोट्स करीब करीब हों तो आप वहाँ से ज़्यादा डिटेल में रिवाइज करना चाहें कर लें। मैं सिर्फ एक बात इखलाकन वो कर रहा हूँ कि मैंने इनके लिए एक 1 पेजर समरी बनाई हुई है। 1 पेजर मतलब हर IAS के लिए एक पेज, कोई आधे पेज पे, कोई 1.5 पेज पे। अभी सिर्फ मैं वो गो थ्रू कर लेता हूँ। लेकिन इसमें 2 बातें याद रखिएगा। मैं जैसे ये अभी गुजारूंगा, जो लोग पहली दफ़ा मुझसे पढ़ रहे हैं वो ये मत समझना यार सर तो टपाते हैं, ये मैं वाकई टपा रहा हूँ, ये मैं वाकई गुजार रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ये मैं वैसे ही बस वाकई ही गुजार रहा हूँ। जो मैंने पढ़ाना है वो कल से IAS 36 पढ़ाना है, वो मैं पूरे आबोताब के साथ और पूरे जोबन पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो कल से पढ़ाना शुरू करूँगा। तो एक तो ये कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा पढ़ाना नहीं है, ये मैं सिर्फ टपा रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप इनको और तफसील से पढ़ना चाहें तो वो आपने खुद करना है। वो आपने खुद ही अपने नोट्स खोल के, या किसी जूनियर से कहें जो भी रिसेंटली फॉर्म में आया हो, उसको कहें आके दे नोट्स अपने, वो आपको नोट्स अरेंज करके दे, जैसे मर्जी करे। तो वो अपने नोट्स आपसे शेयर करें और आप पढ़ लें। तो अगर आप इनको आप तफसील से, बल्कि जूनियर से कहें पढ़ाए, आपको पढ़ाए, उसको पढ़ाए बैठ के, तो आप उसको मजीद तफसील से करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, और वो कैसे करना है वो आपने देखना है। IAS 8, अच्छा वो पीछे बैठे हुए, ये ठीक है इतना, या और जूम इन करूँ मैं? अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो ये ठीक है, पढ़ा जा रहा है, बल्कि चलो मैं और कर लेता हूँ, गुंजाइश है। वैसे ये मेरी बुक में चैप्टर 4 में ये सब कुछ है, तो आप तक जब बुक पहुंच जाएगी तो ये वहां से मैं पेजेस पढ़ के आपको बता रहा हूँ। IAS 8 में 3 चीज़ें हैं, एक अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, एक अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंज, और एक पिछले ईयर्स के एरर्स। अकाउंटिंग एस्टीमेट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग एस्टीमेट्स से होते हैं जो अकाउंटिंग करने के लिए लगाए जाते हैं अंदाजे, जैसे डेप्रिसिएशन मेथड अंदाज़ा है, यूजफुल लाइफ अंदाज़ा है, प्रोविजंस, वारंटी, कोई डैमेजेस हैं, ये अंदाजे होते हैं। इसमें सिर्फ ये करना होता है कि हर ईयर एंड पे बेस्ट अंदाज़ा लेना है, और अगर पिछले साल जो अंदाज़ा लगाया था अगले साल अंदाजे में कुछ चेंज आ जाए तो जो पहले हो गया सो हो गया, अब से ऑनवर्ड सही कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए यूजफुल लाइफ का अंदाजा 10 साल था, 10 साल के हिसाब से कर ली डेप्रिसिएशन, 20 में आके अब हमारा अंदाजा 15 साल हो गया, तो जो 2019 में कर लिया वो कर लिया। अब नया एस्टीमेट है, 2020 की कैलकुलेशन नए एस्टीमेट के मुताबिक कर लें। इसको कहते हैं एस्टीमेट चेंज को प्रोस्पेक्टिवली लेके चलना। तो एस्टीमेट चेंज प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, पिछले साल जो होना था हो गया, करंट और फ्यूचर पीरियड्स को चेंज कर लेते हैं। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी वो रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग करने के लिए। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड एक पॉलिसी है,
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पॉलिसी, डेप्रिशिएट करना पॉलिसी है। प्लांट को फॉरेन एक्सपेंस नहीं बनाना, उर्दू वाला फॉरेन कहा है मैंने, प्लांट को फॉरेन एक्सपेंस नहीं बनाना, ओवर यूजफुल लाइफ इसको एक्सपेंस बनाना है, ये है पॉलिसी। डेप्रिशिएट करना है, ये पॉलिसी है। किस मेथड से करना है, ये एस्टीमेट होता है। तो पॉलिसी होते हैं वो रूल्स जिनको फॉलो किया जा रहा होता है अकाउंटिंग करने के लिए। कौन सिखाएगा ये रूल्स? आईएएस। तो जो भी रूल स्टैंडर्ड में लिखे गए हैं उन्हीं को ही अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं। अगर कल को अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ जाए तो उसके लिए तरीका यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जहां जहां उस पॉलिसी के इफेक्ट्स मौजूद हैं उन सब को बदल दें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कुछ टूटू फूटी बात याद हो अगर, IS 40, वो बिल्डिंग जो हमने किराए पे ली है, वो ज़मीन जो हमने इसलिए ख़रीदी है कि खाली पड़ी रहेगी, कीमत बढ़ती रहेगी, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। उसमें ये भी अभी मैं आगे पेजेस में लाता हूँ। उसमें एक होता है फेयर वैल्यू मॉडल, ये आगे आएगी बात। अभी फेयर वैल्यू मॉडल में ये करते हैं कि हर साल उस प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे अपडेट करते हैं और जो गेन लॉस है वो P&L को चार्ज करते हैं। या फिर मर्जी है कॉस्ट मॉडल लगाना है, कॉस्ट मॉडल लगा लें, तो उसमें फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो अगर एक बिजनेस की 10 प्रॉपर्टीज थी और उन पे वो कॉस्ट मॉडल लगाया करता था, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि फेयर वैल्यू मॉडल लगा लेते हैं, तो अब जब वो फेयर वैल्यू मॉडल लगाएंगे तो ये हो गई उनकी पॉलिसी चेंज। इसी तरह से एक और मिसाल, अगर एक बिजनेस के पास इन्वेंट्री पड़ी है और वो हमेशा से जद्दी पुश्ती FIFO मेथड लगाते आ रहे हैं, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, वेटेड एवरेज ज़्यादा बेहतर है, तो वो जो FIFO से वेटेड एवरेज पे स्विच करेंगे, ये पॉलिसी चेंज है। इसको कैसे अकाउंट फॉर करना है? रेट्रोस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह होता है कि पुरानी पॉलिसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां जहां जो जो भी असर पड़ा हुआ है उसको ऐसे बदल दें जैसे पुरानी पॉलिसी कभी थी ही नहीं। सारी ऐसे एडजस्टमेंट्स कर दें जैसे नई पॉलिसी ही पहले दिन से चल रही थी। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मैंने बात की, अगर पहले कॉस्ट मॉडल था, क्या क्या इफेक्ट कहां कहां डला हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, वो इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर एक्सपेंस में गई है। आज तक की डेप्रिसिएशन रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़ी हुई है रिटेन्ड अर्निंग्स में जितने साल आज तक गुजरे थे उन सब की जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती गई थी वो रिटेन्ड अर्निंग में पड़ी हुई है ना। इसी तरह नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है। तो इन चीजों को ऐसे बदल देंगे जैसे ये प्रॉपर्टीज शुरू से फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रही थी। इसको कहते हैं पॉलिसी चेंज को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना। ये पॉलिसी चेंज का तरीका है कि सारी चीजें ऐसे चेंज कर देना जैसे पुरानी पॉलिसी कभी थी ही नहीं, हमेशा से नई पॉलिसी चल रही थी, एज इफ न्यू पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। और एक होते हैं प्रायर पीरियड एरर्स, ये वो हैं जो हमें पता चले हैं इस साल लेकिन हुए थे ये पिछले ईयर्स में कभी भी। अच्छा, एरर्स यहां पर जो बात की जा रही है, जैसे सेल्स मैनेजर पे बॉस गुस्सा कर रहा है कि यार मेरे से गलती होगी, मैंने तुझे नौकरी पे रख लिया, तो इस गलती को कैसे ठीक करना है ये आइए सेठ सिखाएगा है। फिर जो अकाउंटिंग करने की गलतियां हैं, और अकाउंटिंग करने की गलती वो होती है जिसमें कोई आईएएस सही तरह से फॉलो ना हो पाया हो, ये अकाउंटिंग की गलती है। तो अगर हमें किसी साल में पता चला कि हमने पिछले ईयर्स में गलती कर दी थी, जैसे इस साल ड्रॉर की सफाई करते हुए पता चला कि एक सेल इनवॉइस पड़ी रह गई है, ये असल में पिछले साल की सेल्स थी, वो अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया, तो अब पता चल गया आप रिकॉर्ड कर लें, सेल ही है ना, मान लेते हैं क्या है। अगर इस साल की सेल में मान लिया तो ये गलती ठीक करने की बजाय एक और गलती कर दी, पिछले साल की सेल्स भी गलत रही, इस साल भी फालतू सेल रिकॉर्ड हो गई, तो इस गलती को ऐसे ठीक करेंगे कि पिछले साल की फिगर्स को रीस्टेट कर देंगे। पिछले साल की फिगर्स जो कंपैरेटिव फिगर्स होती हैं, पता है सबको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर 2022 की बन रही हैं तो एक 22 का कॉलम और साथ एक 21 का कॉलम, तो कंपैरेटिव फिगर्स रीस्टेट कर देंगे और जहां जहां ओपनिंग बैलेंसेस में मसला है वो ठीक कर देंगे। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। ये IAS 8 है। इसकी को खास टेस्टिंग C5 1 में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, लेकिन चेंजेस इन इक्विटी में शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए। चेंजेस इन इक्विटी भी हमने C5 1 में पढ़ना है। चेंजेस इन इक्विटी आप कैफ लेवल पे पढ़ चुके हैं, लेकिन वो C5 1 में है, तो चेंजेस इन इक्विटी रिवाइज करवाऊंगा, उसमें इसका शायद इस्तेमाल हो जाए। ये और सिंपल चीज़ है, IAS 10। IAS 10 का स्कोप होता है
अगर ईयर एंड 30 जून 22 है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होते होते कितने महीने लग जाते हैं? ऑफिशियली 2 है 3 है? 2 नहीं हो गए थे? 4 होते थे, 3 हो गए थे, या 3 है? चले 30 सितंबर देख लेते हैं। अच्छा, मुझे कुछ ऐसी याद पड़ रही है बात कि चेंज हुआ था ये। अब ये जो 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये हैं 30 जून 22 ही की, लेकिन इनको फाइनल करते करते, ऑडिट फाइनल होते होते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज करते करते और टाइम मिल जाता है। इस टाइम को कवर करते हैं IAS 10। और IAS 10 की जिंदगी का मकसद यह है कि अगर इस दौरान कुछ ऐसी बातें पता चल रही हैं जिनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज करनी पड़ेगी, तो वो करनी है या नहीं करनी है, ये IAS 10 ने बताना है। इस दौरान, किस दौरान? ईयर एंड के बाद, रिपोर्टिंग डेट के बाद, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथोराइज्ड फॉर इशू तक। और ये नॉर्मली तब होती है जब डायरेक्टर्स साइन कर रहे होते हैं। इस दौरान ऐसे वाकयात का होना, प्लांट में आग लग जाना, चीजें चोरी हो जाना, डेटर बैंकरप्ट हो जाना, हमारे खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था वो डिसाइड हो जाना, कुछ ऐसे वाकयात का होना जिसमें अकाउंटेंट को लगे कि शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बदल देनी चाहिए, तो वो बदलनी है या नहीं बदलनी है, ये IAS 10 बताएगा। तो अगर बदलनी है तो उन वाकयात को एडजस्टिंग इवेंट्स कहते हैं, और अगर नहीं बदलनी है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कहते हैं। और इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला ऐसे होगा कि जो वाकया हुआ, अगर उसकी वजह ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी तो एडजस्टिंग है। जैसे डेटर बैंकरप्ट हो गया, क्यों बैंकरप्ट हो गया? क्योंकि पिछले 7-8 महीने से उसके हालात खराब चल रहे थे, तो डेटर का बैंकरप्ट हो जाना एडजस्टिंग है। लेकिन अगर चीजें सस्ती बिकी, क्यों? क्योंकि 15 दिन पहले आग लगी है तो खराब हुई है, तो अब ये चीजें खराब होने की रीजन ईयर एंड के बाद आई है, तो नॉन एडजस्टिंग। तो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, अगर इवेंट्स एडजस्टिंग है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर देंगे, अगर नॉन एडजस्टिंग है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट तो नहीं करेंगे, डिस्क्लोजर दे दिया जाएगा। इसकी CFA 1 में कोई खास नहीं है जरूरत। डिविडेंड डिक्लेयर करना ईयर एंड के बाद एक नॉन एडजस्टिंग चीज होती है, और अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाए किसी हादसे की वजह से, तो उसके ऊपर भी मैनेजमेंट को बताना होता है कि अब हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इसके लिए भी डिस्क्लोजर होता है। या अगर बहुत ही बुरे हालात हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज करनी पड़ती हैं। लेकिन IAS 10 में कोई ऐसी खास बात नहीं है जिसमें मैं ज़्यादा बात करूं। गवर्नमेंट ग्रांट, इसकी लॉजिक समझ लें, जो उसका बिल्कुल बुनियादी लॉजिकल पॉइंट है, उसके ऊपर सारा स्टैंडर्ड खड़ा हुआ। चीज़ें तो पूरी बता देता हूं, लेकिन एक ही बुनियादी लॉजिक है, उसके ऊपर सारा स्टैंडर्ड बेस्ड है, और वो बुनियादी लॉजिक है मैचिंग। गवर्नमेंट ग्रांट, अगर गवर्नमेंट से कुछ मिल जाए, वो पैसे की शक्ल में भी हो सकता है, कोई और रिसोर्स हो सकता है गवर्नमेंट हमें प्लांट दे दे, हो सकता है गवर्नमेंट लैंड दे दे कि यहाँ पावर प्लांट लगाओ, हो सकता है गवर्नमेंट डेयरी बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहा हो तो मुफ्त में भैंसे हमें दे दे, या कोई पुराना दिया हुआ लोन माफ कर दे, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट होती है। इसका बेसिक लॉजिकल पॉइंट ये है कि बननी तो ये इनकम है, अल्टीमेटली इनकम बननी है। क्यों इनकम बननी है? क्योंकि हमें कुछ फायदा मिल रहा है, बननी इनकम है। लेकिन कब इनकम बननी है? किसी ना किसी खर्चे के लिए ही ग्रांट मिली होगी, कोई ना कोई खर्चा होगा। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पैसे ले लो और पावर प्लांट लगा लो, तो उस पावर प्लांट के खरीदने के लिए ग्रांट मिली है। या अगर गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं कि बिल्डिंग बनाओ और फैक्ट्री चलाओ इस एरिया में, बलूचिस्तान को हमने प्रमोट करना है, यहां पर फैक्ट्री लगाओ गवादर में, तो वो क्यों मिला पैसा? ताकि बिल्डिंग बनाए। इसी तरह हो सकता है गवर्नमेंट कहे कि ये लो पैसे और अपने मजदूरों को तुमने पूरी मेडिकल फैसिलिटीज देनी है। जी मेरे पास पैसे नहीं है, ये लो पैसे ले लो, सारी तुमने मेडिकल फैसिलिटीज देनी है। तो गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट यकीनन किसी शर्त पे मिली होगी, और उस शर्त को पूरी करने के लिए कोई खर्चा ही होना होगा। जब जब जैसे जैसे ये खर्चा एक्सपेंस बनेगा, तब तब वैसे वैसे ये ग्रांट इनकम बनेगी। ये बुनियादी लॉजिकल पॉइंट है। जिस मकसद के लिए ग्रांट मिली है, यकीनन कोई खर्चा भी होता होगा, तो जब जब वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा, तब तब ग्रांट इनकम बनेगी। जिस पैटर्न से वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा, उस पैटर्न से ग्रांट इनकम बनेगी। ये मैंने बुनियादी लॉजिक बताई। बाकी फिर आगे चीजें
तफसील से बताता हूं। बुनियादी लॉजिक मैचिंग कॉन्सेप्ट है, दोबारा सुन लें बात। ग्रांट यकीनन, ये बल्कि मैंने यहां अंग्रेजी लिखी हुई है कि ग्रांट अल्टीमेटली तो इनकम बननी है, यकीनन किसी ना किसी खर्चे के लिए ही ग्रांट मिली होगी। तो जब जब जिस जिस पैटर्न से वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा तब तब ग्रांट इनकम बनेगी। बुनियादी लॉजिक ये है। अब इस लॉजिक तक कैसे पहुंचना है उसमें डिपेंड करता है कि ग्रांट कौन सी ग्रांट है। या तो वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होती है या ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होती है। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट क्या होती है? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होती है जिसमें कोई एसेट खरीदने के लिए ग्रांट मिली होती है, और जो ये नहीं है वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होती है। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होती है कि गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, ज़मीन खरीद लो, गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, प्लांट खरीद लो, ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं कि पिछले साल सैलाब आया था, आपका बहुत नुकसान हुआ था, आप लोग बिल्कुल बंद होने के करीब हैं, ये लो पैसे अपना काम चला लो, तो ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है। तो फिर ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। वो ग्रांट जो किसी नॉन करंट एसेट के लिए मिलती है वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, और जो ऐसा नहीं है वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट की अकाउंटिंग के दो तरीके अलाउड हैं। चाहे तो ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दें, जैसे 200 मिलियन का प्लांट खरीदना था, गवर्नमेंट ने 150 मिलियन दे दिया, तो इफेक्टिवली हमें एसेट ही कितने का पड़ा? 50 का। 200 का एसेट, 150 की ग्रांट, तो हमें इफेक्टिवली एसेट ही 50 का पड़ा। तो प्लांट खरीदें, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, और ग्रांट लें कैश डेबिट प्लांट। क्या बोला मैंने? दोबारा, प्लांट 200 का खरीदें, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, 150 की ग्रांट मिल गई, कैश डेबिट प्लांट ही क्रेडिट, प्लांट में से ही कम कर लिया, प्लांट ही थोड़े पे रिकॉर्ड होगा, डेप्रिसिएशन ही थोड़ी रिकॉर्ड होगी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि एक तरफ एसेट बना लें, एक तरफ ग्रांट को लायबिलिटी बना लें। जिस मेथड से एसेट डेप्रिशिएट होता जाएगा उसी मेथड से ग्रांट की लायबिलिटी इनकम बनती जाएगी। ये दूसरा तरीका। या तो ग्रांट को एसेट में से लेस कर लें तो उससे फिर एसेट ही थोड़ी अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ और डेप्रिसिएशन भी थोड़ी चार्ज हुई, या फिर ग्रांट को एक अलहदा लायबिलिटी बना लें। 200 मिलियन का एसेट, 150 मिलियन की लायबिलिटी। जिस मेथड से 200 डेप्रिशिएट होगा उसी मेथड से 150 लायबिलिटी से निकल के इनकम बनती जाएगी। ये दूसरा तरीका। लॉजिक पीछे वही है, जिस पैटर्न से खर्चे को एक्सपेंस बनाना है उसी पैटर्न से ग्रांट इनकम बनेगी। यहां पर वो लॉजिक कैसे पूरी हो रही है? एसेट ही कम रिकॉर्ड हो रहा है, डेप्रिसिएशन ही थोड़ी जा रही है। ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। और जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। या तो किसी पुराने जख्मों पे मरहम रखने के लिए ग्रांट मिली होगी, या कोई फ्यूचर खर्चा करने के लिए ग्रांट मिली होगी, या तो कोई पुराने नुकसान के लिए ग्रांट मिली होगी, या कहा होगा कि आपने अगले साल, नींद आ रही है, नींद आ रही है ना, शौक में जमाई थी। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम वो है जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है। या तो गवर्नमेंट ने पैसे दिए होंगे हमारी हालत पे तरस खा के, या फिर हमें कोई फ्यूचर काम करने को कहा होगा। दोबारा, या तो हमारी हालत पे तरस खा के पैसे दिए होंगे, या फिर यह कहा होगा कि आपने अगले 5 साल तक अपने वर्कर्स को मेडिकल फैसिलिटी देनी है। हो सकता है ये कहा हो कि आपने अपने सारे वर्कर्स के बच्चों की एजुकेशन का बंदोबस्त करना है। हो सकता है कहा हो कि आपने अगले 10 साल तक अपने सारे वर्कर्स को खाना खिलाना है। कोई भी फ्यूचर का वादा लिया जा सकता है। तो अगर फौरन के फौरन तरस खा के पैसे दिए हैं तो इमीडिएटली इनकम बना लेंगे, और अगर फ्यूचर के खर्चों की सपोर्ट के लिए दिए हैं तो लायबिलिटी बनाएंगे। जब जब जितना जितना खर्चा जिस पैटर्न से एक्सपेंस बनता जाएगा तब तब वैसे वैसे उसी पैटर्न से उसको लायबिलिटी से इनकम बनाते जाएंगे। ये बात यहां लिखी है जी। कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह में भी होता है कि इतने पेशेंट से एक सर्टेन नंबर को डिसाइड किया जाता है कि उसका गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी कि क्या वो हॉस्पिटल कंपनी है, क्या उस हॉस्पिटल पे आईएएस लगते हैं। एनपीओ पहले ही एनपीओ है, लेकिन ऊपर से गवर्नमेंट ने उसको ग्रांट दे दी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे स्टैंडर्ड्स लगने हैं, या वो एसएमईज वाले स्टैंडर्ड लगने हैं। एनपीओ के अलग से तो वो अकाउंट प्रिपरेशन एनपीओ की अलग से होती है, लेकिन स्टैंडर्ड्स तो नॉर्मली रहते हैं। यही वाले लगते हैं स्टैंडर्ड्स। अच्छा, आप सवाल दोबारा पूछिए। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स उन्होंने कह दिया कि इतने आप गवर्नमेंट के खाते में से लेना करेंगे और उसके लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी, तो उसको फिर डेफिनेट इनकम के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे या किस तरह से बोलेंगे? देखें, जब मिला ही कुछ नहीं तो डेफर किसको करना है? वो तो होगा ना, हर महीने मिलते रहेंगे।
तो हर महीने मिलते रहेंगे, तो खर्चा एक्सपेंस बनता रहेगा, जितने मिल रहे होंगे इनकम बनती रहेगी। डेफर तो तब करने की बात आएगी जब गवर्नमेंट ने 10 मिलियन दे दिए और कहा कि अगले 10 साल चलाओ, फिर डेफर है ना। कैश डेबिट करेंगे तो गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे। जब काम ही रोज के रोज पे चल रहा है तो जो खर्चा होता जा रहा है वो एक्सपेंस बनता जा रहा है, जो पैसे गवर्नमेंट से मिलते जा रहे हैं वो इनकम बनती जा रही है। फिर तो पैटर्न की जरूरत ही नहीं है ना जी। 5 साल फ्यूचर 5 साल के लिए नई ग्रांट मिली है, उससे लायबिलिटी क्लेम करेंगे, चलिए गवर्नमेंट देगा, पैसे सारे मिल गए, इनकम अभी नहीं बनानी तो लायबिलिटी ही है। लायबिलिटी तो सर ये जो शेयर होल्डर्स जो उनके होंगे, जब उन तक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगी तो वो देखेंगे नहीं जितनी ज़्यादा लायबिलिटी है तो उसका डिस्क्लोजर इनकम भी आ रही है। नहीं तो गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से ही आ रही होगी ना, और इसके डिस्क्लोजर भी होंगे, डिटेल बताई होगी सारी। अगर वो नहीं अपनी कुछ राइट पूरी करेंगे तो उसे गवर्नमेंट वापस भी तो जी मैं इसी पे आ रहा हूँ आगे। अगर कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो गवर्नमेंट वाले पैसे वापस ले लेंगे। अब उस पैसे वापस के लिए कैश तो हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट क्या होगा डिपेंड करता है कि ग्रांट जब मिली थी तो क्या काउंटिंग की थी। अगर ग्रांट मिली थी और उसको एसेट में से लेस किया था तो अब पैसे वापस करने पड़ गए तो रिवर्स एसेट डेबिट हो जाएगा। और एसेट में से उर्दू वाला, और जब पहले एसेट में से लेस किया था तो उससे डेप्रिसिएशन थोड़ी चार्ज होती थी। जैसे 200 मिलियन का प्लांट था, 150 मिलियन ग्रांट मिल गई थी तो हमने एसेट ही 50 रिकॉर्ड किया हुआ था, डेप्रिशिएट भी 50 होता था। अब अगर हमें गवर्नमेंट को उस 150 में से 120 वापस करने पड़ गए तो एसेट डेबिट 120, कैश क्रेडिट 120, और उस 120 पे जितने साल गुजर चुके उतने ईयर्स की फौरन डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे इमीडिएटली। अगर एसेट में से लेस किया गया था तो रीपेमेंट को एसेट में ऐड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बनती है वो फौरन चार्ज हो देगी। और अगर ग्रांट को लायबिलिटी बनाया गया था तो जो हम पहले इनकम बना चुके थे वो रिवर्स कर देंगे फौरन, और जितने पैसे दे रहे होंगे वो उस लायबिलिटी डेबिट और कैश कर देंगे। और अगर नहीं है कोई लायबिलिटी फिर भी पैसे देने पड़ रहे हैं तो एक्सपेंस, क्योंकि लायबिलिटी ही नहीं है, हम इनकम बना चुके थे तो अब अगर पैसे वापस करने पड़ गए तो वो एक्सपेंस हो जाएगा जी। आपके पास इंक्लूड नहीं है, मतलब जो थर्ड टाइम आपको ग्रांट मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक्सपेंस करते जाता है उस टाइम जो है हम उस टाइम क्या मतलब एक्सपेंस तो हम डेबिट कर रहे हो तो क्या मतलब उस टाइम क्या एक्सपेंस हम रिसीवेबल वो करेंगे। अच्छा आप शुरू पूछ रहे हैं कि अभी ग्रांट नहीं मिली हुई है, पूछ रहे हैं? अच्छा यानी अभी ग्रांट के पैसे हम तक नहीं पहुंचे। अगर तो ये 2 कंडीशंस पूरी हो रही हैं, हमें रीजनेबल एश्योरेंस है कि ग्रांट मिल जाएगी और हम कंडीशंस भी पूरी कर लेंगे तो हम अभी से ही ग्रांट रिसीवेबल डेबिट और ग्रांट की लायबिलिटी क्रेडिट कर लेंगे, फिर रिसीवेबल बना लेंगे तो वो कैश की जगह रिसीवेबल डेबिट, और जो ग्रांट लायबिलिटी बनाई है फिर वो इनकम बनती जाएगी। और बस ये गवर्नमेंट ग्रांट है जी, गवर्नमेंट ग्रांट में यही बातें थी बताने वाली। ये एक बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो खैर CFAP 1 में टेस्ट भी नहीं होता। बोरिंग कॉस्ट इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट होता है जिसको वर्किंग कंडीशन में आने में टाइम लगता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, कोई प्लांट कंस्ट्रक्ट करना, और उस पर लगने वाला पैसा बोरोड अमाउंट हो तो फिर वो बोरोइंग ज़रूरी है। तो जो उस बोरोइंग के ऊपर बोरोइंग कॉस्ट पड़ेगी, जैसे प्लांट बनाने में क्रेन का किराया प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा, वर्कर्स की दिहाड़ियां प्लांट की कॉस्ट में ऐड होंगी, वैसे ही उस पैसे का किराया भी प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा। बोरिंग कॉस्ट पैसे का किराया ही होता है ना, पैसा हमने किराए पे लिया है, यही तो बोरिंग है। तो जो उस पर इंटरेस्ट दे रहे होते हैं वो पैसे का किराया होता है, तो वो पैसे का किराया भी प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा। ये IAS 23 है। कब ऐड होना शुरू होगा? जब ये कंडीशंस पूरी होंगी। कब तक होता रहेगा? जब तक काम चलता रहेगा। और अगर बीच में ब्रेक आ गई और वो ब्रेक एबनॉर्मल थी तो फिर कैपिटलाइजेशन भी रोक देंगे। जब कंडीशंस पूरी होंगी कैपिटलाइज करना शुरू कर देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा, कैपिटलाइज करना रोक देंगे। और अगर काम रुक गया और वो रुकना एबनॉर्मल था तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना भी रोक देंगे। ये बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन है। इसमें आगे फिर 2 चीज़ें होती हैं, लेकिन ये अगेन बहुत बेसिक लेवल पे कि स्पेसिफिक बोरिंग है तो जितना भी इंटरेस्ट पड़ता है वो कैपिटलाइज होता है, और अगर जनरल बोरिंग है तो एक एवरेज रेट निकाला जाता है
और उस रेट को यूज करके बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, लेकिन इट्स टू लो फॉर C5 I-37। लाइबिलिटी होती है बिजनेस की ऑब्लिगेशन, और SOFP में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट होती है कब की फिगर, ईयर एंड की, क्लोजिंग ईयर एंड का जो बैलेंस है वो। मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ तरह की लाइबिलिटीज बताएंगे। जैसे हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो वो बताएगा कि बोरोइंग्स को, लोन्स को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। लीजेस पढ़ेंगे तो वो बताएगा लीज लाइबिलिटी को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक लाइबिलिटी की डेफिनेशन पे रिकॉर्ड होंगी, उसके लिए कोई IAS नहीं बताया जा रहा होगा। जैसे अगर गुड्स खरीदी हैं तो क्रेडिटर कितने से रिकॉर्ड होगा, जितने की गुड्स थी, और क्रेडिटर लाइबिलिटी है, वैसे तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी ही है, लेकिन इसके लिए कोई अलग से IAS लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक लाइबिलिटी की डेफिनेशन पे लगेगा। तो लाइबिलिटीज बिजनेस की ऑब्लिगेशंस होती हैं, और जनरली सारी जिम्मेदारियों में अमाउंट भी पता होती है और ये भी पता होता है कि पैसे कब देने हैं। जैसे क्रेडिटर कितने देने हैं पैसे पता होगा, कब देने हैं ये भी पता होगा। एम्प्लॉय की सैलरी पेएबल कितने पैसे पता है, कब देने हैं पता है। स्टूडेंट का स्टाइपेंड पेएबल अमाउंट भी पता है, और प्रैक्टिस है कि टाइमिंग भी पता है। तो नॉर्मली सारी जिम्मेदारियों की अमाउंट और टाइमिंग पता होती है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जिनमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, या तो टाइमिंग नहीं पता या अमाउंट नहीं पता। मिसाल के तौर पे कस्टमर को 2 नंबर चीजें बेच दी, पैसे पूरे ले लिए। अब हमें पता है कि जितने मर्जी लार्जर बेंच बनवा लें, जो मर्जी स्टे ले लें, लेकिन पता है फैसला क्या होना है, तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया। कोर्ट अगर ये कह देता कि आपने 4 मिलियन पेनल्टी देनी है कस्टमर को और 2 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, तो फिर उसको यकीनन हम डैमेजेस पेएबल के नाम से लायबिलिटी बना लेते। लेकिन अगर अभी तक कोर्ट का डिसीजन नहीं है तो पता नहीं कितने और पता नहीं कब। इस तरह की ऑब्लिगेशंस को छुपाना नहीं है, इनके लिए IAS ने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है प्रोविजन का। इसकी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कई जगह पर कभी कभार शायद टेस्टिंग में आपको ये बात नज़र आ जाए। शायद ये वो ऑब्लिगेशन है जिसकी अमाउंट और टाइमिंग में अनसर्टेनिटी है, लेकिन इसको छुपाना मुनासिब नहीं है। सिग्नल तोड़ दिया, चलान हो गया। चलान क्यों हुआ? सिग्नल तोड़ा या पकड़े गए? सिग्नल तोड़ा। तो अगर पकड़े ना जाते तो फिर तो चलान ना होता। हाँ, तो फिर चलान क्यों हुआ? सिग्नल तोड़ने की वजह से कि पकड़े जाने की? दोनों वजह से है। हाँ जी, चलो अगर नॉर्मल हालात की बात करें, वो कीचड़ लगी थी नंबर प्लेट पे, पता नहीं चला। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि चलान क्यों हो रहा है, सिग्नल तोड़ने की वजह से कि पकड़े जाने की वजह से? सिग्नल तोड़ने की वजह से। पकड़ा जाना तो उस चलान को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, चलान असल में सिग्नल तोड़ने की वजह से। तो कोई ऐसी हरकत बिजनेस कर चुका हो जिसकी वजह से खर्चा होना जिम्मेदारी बन गई हो, जैसे कस्टमर को खराब चीजें बेच चुके, कोर्ट में वो जा चुका, लेकिन कोर्ट का फैसला अभी ईयर एंड पे नहीं आया। पता है आ जाएगा, फैसला बेशक ईयर एंड के बाद आए, लेकिन डैमेजेस क्यों पे करने पड़ेंगे? क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया, क्योंकि चीजें खराब बेची थी। तो चीजें चूंकि खराब बेच चुके थे, पास्ट इवेंट, ईयर एंड तक कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी हरकत हो चुकी हो जिसकी वजह से हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो बेशक हमें अमाउंट और टाइमिंग में अनसर्टेनिटी ही क्यों ना हो, फिर भी उसको छुपाना नहीं है बैलेंस शीट से। ये मकसद है प्रोविजन का। ऐसा वाकया या हरकत हो चुकी हो जिसकी वजह से खर्चा करना पड़ेगा,
तो खर्चा करने की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रोबेबल का मतलब मोर देन 50% चांसेस हैं कि फैसला हमारे खिलाफ ही आएगा, मोर देन 50%। और वकील अंदाजा भी लगा सकता है, रिलायबल। तो अगर ये कंडीशंस पूरी हो गई तो ईयर एंड पे हम प्रोविजन नाम की एक लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। ये होती है प्रोविजन कि ऐसी हरकत हो चुकी हो जिसकी वजह से एक खर्चा करना पड़ेगा, नहीं हो सकता अवॉइड। तो बेशक अभी अमाउंट और टाइमिंग नहीं भी पता, बेस्ट अंदाजा लगा के प्रोविजन नाम की एक लायबिलिटी बना ली जाए। ये प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है। बाकी फिर आगे इसकी डिटेल है कि वो अंदाजा कैसे लगाना है, मुख्तलिफ वैल्यूज को समेशन पी एक्स करना है या बेस्ट एस्टीमेट लेना है, ये फिर आगे उसकी कैलकुलेशंस की डिटेल है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि ईयर एंड पे बेस्ट अंदाजा, अगर साल गुजरते जा रहे हैं और कोर्ट का फैसला ही नहीं आ रहा तो हर साल के एंड पे अपना अंदाजा बेस्ट अपडेट करते रहेंगे। तो इसको बेस्ट अंदाजे पे रिकॉर्ड करना है और प्रोविजन नाम की लायबिलिटी बना लेनी है। ये मेन कॉन्सेप्ट है समझाने वाला। बाकी फिर इसकी रिलेटेड चीज़ें हैं। रीइंबर्समेंट ये होती है कि इधर हमारे पैसे जेब से जाने और उधर हमने सप्लायर से रिकवरी भी कर लेनी है, तो इसको रीइंबर्समेंट कहते हैं। तो अगर हमें यकीन है कि रिकवरी हो जाएगी तो उसको एक अलहदा से रिसीवेबल बना लिया जाता है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, हमारा अंदाजा कि कल को बिजनेस लॉस में जाएगा तो इसकी प्रोविजन कोई नहीं बनती। बंद कर दें बिजनेस, नहीं जाएगा लॉस में, तो इसकी प्रोविजन कोई नहीं बनती। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये वो मनहूस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम फंस चुके हुए हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट से हम लॉस किए बगैर नहीं निकल सकते, इसको ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसके लिए हमें जितना लॉस होने की उम्मीद है उसकी प्रोविजन बना लेते हैं। और रीस्ट्रक्चरिंग होती है स्ट्रक्चर को री करना, स्ट्रक्चर चेंज कर देना, बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज कर देना। बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज कर देने से मुराद ये है कि पहले जूते बना के बेचते थे, अब वो काम बंद कर दिया, जैकेट्स बना के बेचनी शुरू कर दी। पहले फिजिकल रेस्टोरेंट था, कस्टमर डाइन इन करते थे, अब वो सब बेच दिया, छोटी सी कोने में दुकान खोल ली और सिर्फ टेक अवे कर लिया। तो पहले बिठा के खिलाते थे, अब होम डिलीवर करके खिलाते हैं। ये भी बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो इसको रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। इस पे अगर कुछ खर्चे होने हो तो उनकी भी प्रोविजन बन जाती है। और कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कंटिंजेंट एसेट्स ये होते हैं कि जिनको हम शक तो कर रहे हैं कि पैसे देने पड़ेंगे लेकिन चांसेस 50% से कम है, तो उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। और वो रिकॉर्ड नहीं होती, डिस्क्लोज होती है। और कंटिंजेंट एसेट ये रिकवरी वाली साइड है। हमने केस किया हुआ है किसी के खिलाफ, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता हम उसको सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। जैसे हमने किसी के खिलाफ डैमेजेस का केस कर दिया, जब तक हमें पैसा नहीं मिलता या जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हम रिसीवेबल नहीं बनाते, बस उसको कंटिंजेंट एसेट कह के डिस्क्लोज करते रहते हैं। ये आई 37 जी, दोनों सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, इनमें से कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होता कंटिंजेंट। और इस आई 38 के लिए बस इतना ही याद रख लें ये वाला पोर्शन कि अगर कोई इनटेंजिबल एसेट खुद बना रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर खुद बना रहे हैं, किसी नए प्रोडक्ट का फार्मूला खुद बना रहे हैं, तो उसके बनने में जितनी मेहनत हो रही है उसके दो टुकड़े होते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च फेज में होने वाला खर्चा एक्सपेंस होता है और डेवलपमेंट फेज में होने वाला खर्चा अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हो तो फिर वो एसेट होता है। और ये कुछ एसेट्स वो हैं, ये कंसोलिडेशन में भी यूज होंगे। ये वो कुछ एसेट्स हैं, ये ब्रांड, गुडविल, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल, इनका अगर कंपनी इनको खुद बना रही है तो ये एसेट नहीं होते। अगर खरीद रहे हैं तो एसेट है, अगर खुद बना रहे हैं तो एसेट नहीं है। ये 4-5 नाम जो मैंने लिखे हुए हैं, ये अगर खरीद रहे हैं तो एसेट है, अगर खुद बना रहे हैं तो एसेट नहीं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर खुद बना रहे हैं, कोई फार्मूला खुद बना रहे हैं, गाड़ी का डिजाइन खुद बना रहे हैं, वो इंटरनली जनरेटेड एसेट है। रिसर्च एक्सपेंस और डेवलपमेंट का खर्चा कैपिटलाइज होगा और वो एक इंटेंजिबल एसेट होगा। क्या पब्लिशिंग टाइटल्स क्या होते हैं? ये जो पब्लिश होने वाली चीज़ें हैं ना, मैगजीन्स हैं, कुछ किताबें हैं, तो उनका जो टाइटल होता है, जैसे ये कुछ इस्लामिक बुक्स होती हैं जो दारुस्सलाम वाले पब्लिश करते हैं, तो अब कोई बुक स्टोर में जाके देखेगा, अच्छा दारुस्सलाम की किताब है, अच्छी होगी, खरीद लेते हैं। इसी तरह से कुछ प्रोफेशनल स्टडी से रिलेटेड कैपलन है। ब्रांड तो कहते हैं प्रोडक्ट या सर्विस के ऐसे मशहूर नाम को
जो नाम में इतना मशहूर हो जाए कि लोगों को फर्क ना पड़े कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। जैसे जे डॉट है, चले तो पेप्सी है, अब इनका मैन्युफैक्चरर कौन है जो भी हो, लोगों ने बस नाम पेप्सी देख के प्रोडक्ट खरीद लेना है, इसको ब्रांड कहते हैं। तो पब्लिशिंग टाइटल टिपिकली यूज होता है वो टाइटल जिससे बुक्स पब्लिश हो रही होती हैं, तो लोग उस टाइटल को देखते हैं, अच्छा उनकी बुक है अच्छी होगी, इसको पब्लिशिंग टाइटल कहते हैं। मस्ट हैव भी इस तरह की चीज़ होती है। क्या चीज़? देखें वैसे तो अगर गहराई में देखेंगे तो ब्रांड और गुडविल भी एक जैसी चीज़ लगेगी, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल इतनी है कि गुडविल बिजनेस के अच्छे नाम को कहते हैं, ब्रांड एक गुड या सर्विस के अच्छे नाम को कहते हैं और उस प्रोडक्ट के, और पब्लिशिंग टाइटल ये टिपिकली सिर्फ पब्लिशिंग से रिलेटेड बन गई चीज़, तो इसकी मिलती जुलती है लेकिन ये टिपिकली पब्लिशिंग से रिलेटेड आइटम है, पब्लिशिंग टाइटल्स, और इसमें कुछ खास नहीं है बताने वाला। और लास्ट चीज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये मैंने भी ज़बानी बोल दी थी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है वो बिल्डिंग या ज़मीन जिसको किराए के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। वो ज़मीन जो किराए के लिए या सिर्फ वैल्यू बढ़ने के लिए रखी है, यूज़ में नहीं है, और वो बिल्डिंग जो किराए के लिए है, या तो किराए पे दी हुई है या किराए पे देने के लिए ही खाली रखी हुई है, उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके लिए दो तरीके हैं, चाहे तो उसको कॉस्ट मॉडल पे चला लें IAS 16 की तरह, और चाहे तो फेयर वैल्यू मॉडल पे चला लें। फेयर वैल्यू मॉडल ये होता है कि हर साल फेयर वैल्यू पे अपडेट करना होता है और जो भी गेन लॉस है वो P&L में जाना होता है, और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, डेप्रिसिएशन नहीं होती चार्ज अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो। बस जी, ये इतनी डिस्कशन काफ़ी है। और फिर वही बात कि ये मैंने ना सिर्फ क्विक समरी के लिए लिखे थे, अगर आप इनकी तफसील मज़ीद पढ़ना चाहें तो अपने किसी जूनियर को कहें, वो आपसे अपने नोट्स शेयर कर ले और आपको उसका ओवरव्यू दे दे। और अगर आप मज़ीद तफसील पढ़ना चाहें तो IAS से पढ़ लें, अपने पुराने कैप के नोट्स देख लें या जैसे भी, लेकिन मैक्सिमम जितनी ज़रूरत CFA 1 में हो सकती है तो वो मैंने ओवरव्यू दे ही दिया है। अगली क्लास से बस अभी ख़त्म करते हैं, अगली क्लास से इंशाल्लाह मैं IAS 36 शुरू करूँगा। आप भी कल जब आएँ तो पूछ लीजिएगा कि बुक्स अगर अवेलेबल हो तो बुक लेके बैठिएगा, अगर नहीं तो ये जो IAS पढ़ाना है वो मैं ऐसे सामने खोल दूंगा और जो सवाल कराने हैं वो फिर मैं आपको कॉपी दे दूंगा, ठीक है। तो अगली क्लास में आने से पहले आप बुक पता कर लीजिएगा और वो ख़रीद के फिर क्लास में बैठिएगा। क्या जी? देखता हूँ ना कल कि क्या हाल निकलता है, तो उतना कुछ शेयर कर दूंगा जितना अगले वीक से पहले पहले होना है। लेकिन कल से मैं फिर प्रॉपर पढ़ाई जो है ना, जो वाकई CFA 1 की पढ़ाई है, क्योंकि IAS 36 से लास्ट टाइम भी सवाल आया और अच्छी मुश्किल कैलकुलेशंस में है IAS 36, तो कल से इंशाल्लाह IAS 36 करते हैं शुरू। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।